हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेगुलर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। इससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं जिस भी एग्ज़ाम में, जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है उसमें डीबीएमएस अगर पूछा जा रहा है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन है कि छूटेगा ही नहीं। ये बहुत पॉपुलर टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखिएगा। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने कीज़ नहीं देखा हुआ है तो कीज़ का वीडियो है, उससे पहले मैंने कंप्लीट एसक्यूएल करा रखा है, तो एसक्यूएल का वीडियो आप देख लीजिए। और अगर आप एसक्यूएल बाद में देखना चाहते हैं तो इससे नॉर्मलाइजेशन से पहले आप कीज़ देख लीजिएगा, कैंडिडेट कीज़ क्या होती है और प्राइमरी की और जितने भी की सुपर कीज़ वगैरह हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन कहता है कि डेटाबेस में जो टेबल होगा, डेटाबेस में टेबल रहेगा तो उसमें डुप्लीकेट डेटा जो है, नंबर ऑफ़ रोज़, आप तो जानते हैं इसको रोज़ कहते हैं। ठीक है, इसको रोज़ को टपल कहते हैं और एट्रीब्यूट कहते हैं कॉलम को। ठीक है, इतना पता है, प्रीवियस क्लास में आपने नोट्स बनाया हुआ होगा। ठीक है, और एट्रीब्यूट के अंदर जो है वैल्यू डाली जाती है। ठीक है, और उसके बाद ये एट्रीब्यूट जो होगा वो अच्छा उसका कांस्टेंट बना, मतलब जैसे ये की कांस्टेंट है, प्राइमरी की है। ठीक है, और ये इसका कांस्टेंट क्या है, ये नॉट नल है। ठीक है, इसमें नल नहीं होगा। डेट ऑफ बर्थ में यूनिक है, इसका डेट ऑफ बर्थ जो है यूनिक तो ईमेल में होता है डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि डेट। ठीक है, डेट कांस्टेंट, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हैं तो उस समय हम उसको वो चीज़ देते हैं कि कांस्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो नॉर्मलाइजेशन में टेबल में रिडंडेंट डेटा नहीं होना चाहिए, यानी कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो उसको रिमूव करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का यूज़ होता है। तो नॉर्मलाइजेशन यूज टू रिड्यूस एलिमिनेट रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेटा कह लीजिए या फिर आप डुप्लीकेट डेटा कह लीजिए, तो इस तरीके की चीज़ों को आप कहते हैं रिडंडेंसी। ठीक है, तो डेटाबेस टेबल रिडंडेंसी इन RDBMS टेबल बिकॉज ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट रिलेशन स्टोर्ड ए सिंगल टेबल। इसका कहने का मतलब है 2 इंडिपेंडेंट। देखिए, ये एम्प्लॉय का डिटेल्स है, EID, ई नेम, डेट ऑफ बर्थ, और ये प्रोजेक्ट का डिटेल्स है, प्रोजेक्ट ID, प्रोजेक्ट नेम और ड्यूरेशन, और ये दोनों जो है सिंगल टेबल में है। अब सिंगल टेबल में होने के कारण जो है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसमें नॉर्मलाइज अगर कर देंगे तो फिर ये जो है यूनिक ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, और ये टेबुलर फॉर्मेट में आपका सही हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एनोमली रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद एलिमिनेट कर देगा जो रिडंडेंसी को। तो उसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन। जैसे यहाँ पे देखिए ये टेबल है, आप समझ गए कि ये मतलब दो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन को एक ही टेबल में स्टोर कर रहा है। एक एम्प्लॉय का पूरा डिटेल्स, दूसरे में प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स। अब ये देखिएगा E1A और 95 में डेट ऑफ बर्थ है, वो प्रोजेक्ट P1 पे काम कर रहा है, CN प्रोजेक्ट है और 7 मंथ का। फिर E1A, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मार्क किया गया है ये आपका डुप्लीकेट है, यानी कि रिडंडेंट हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा P3 DB 6M, तो ये डुप्लीकेट हो रहा है, रिडंडेंट हो रहा है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, वो सारा प्रोसेस जो है हम आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन का क्यों ज़रूरत पड़ता है? रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी, यही रिड्यूस कर रहा है डेटा रिडंडेंसी को। प्रिवेंट द स्टोरिंग द सेम डेटा मल्टीपल टाइम, मतलब मल्टीपल टाइम डेटा को मतलब स्टोर करने से ये रोकता है, यानी कि एक ही डेटा को, जैसे यहाँ पे मल्टीपल डेटा स्टोर हो रहा है ना, यही डेटा सेम टू सेम रिपीट हो रहा है, तो इसको रोकने, इसको ज़्यादा स्पेस लेने लगेगा क्योंकि डेटाबेस में बहुत ज़्यादा टेबल और डेटा होते हैं, तो इस वजह से कि डेटा का मेमोरी जो होगा वेस्टेज होगा, तो इस वजह से इसमें मल्टीपल टाइम्स जो है यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम नॉर्मलाइज कर देते हैं। एलिमिनेट्स एनोमलीज। एनोमलीज क्या होता है? एनोमलीज होता है कि एनोमलीज का मीनिंग है जैसे कि उसमें प्रॉब्लम क्या होगी। ठीक है, जैसे कि सॉल्व द इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनोमलीज। ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे जो अगर मान लीजिए इंसर्शन एनोमली है, यानी कि इंसर्शन करने के समय में जब हम कुछ डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो इंसर्ट नहीं होगा टेबल में, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अपडेट करेंगे तो दूसरा डेटा भी अपडेट हो जाएगा अगर हम चाहते नहीं हैं फिर भी। ठीक है, और उसके बाद डिलीट करेंगे तो जो डिलीट कर रहे हैं इसके इफ़ेक्ट की वजह से दूसरे उसमें दूसरे इंफॉर्मेशन को भी डिलीट कर देगा,
तो ये इस तरीके से जो प्रॉब्लम होती है उसको हम एनोमली कहते हैं। तो वो एनोमली जो है 3 टाइप्स का है, आगे भी देखते रहें, आगे हम इसमें देख रहे हैं, ठीक है। इम्प्रूव्स डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करता है, यानी कि डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, ताकि DBMS जो है एक नॉर्मलाइज्ड रहे और कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। तो इंश्योर द डेटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट ओवर द टाइम। उसके बाद देखिए आगे क्या कहता है कि रिडंडेंसी की बात हो रही है। व्हाट इज़ रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंट का मतलब ये होता है डुप्लीकेट या एक्स्ट्रा, मतलब इट मीन्स द स्टोरिंग द सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स एट द डिफरेंट प्लेसेस इन डेटाबेस। डेटाबेस में एक ही सेम मल्टीपल डेटा रहेगा, वो अलग अलग प्लेस पे रहेगा, तो उसको हम जो है बार बार यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए डेटा के रिडंडेंसी को हम रिड्यूस करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। इट लीड्स टू वेस्टेड स्टोरेज स्पेस, इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्पेस जो है फालतू का जगह लेने लगता है, ठीक। तो मेक्स डेटा डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, और डेटा को डिफ़िकल्ट हो जाता है मेंटेन करना, क्योंकि जब एक ही सेम मल्टीपल डेटा जो है मल्टीपल टाइम्स है रहेगा डिफरेंट प्लेस पे, तो आपका स्पेस ज़्यादा लगेगा और डिफ़िकल्ट मेंटेन होगा ही आप जब क्रिएट करेंगे तो, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एग्जांपल में जैसे जो टेबल था उसमें क्या था कि क्या है E3 होगा, ठीक है। आपका एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन E1, हाँ यहाँ पर होगा आपका E1, ठीक है। एम्प्लॉय 1 जो है उसके पास ए नाम का एम्प्लॉय है और वो 95 इज़ रिपीटेड फॉर द P1 P2 एंड P3। कैसे, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय 1 है, ठीक है, और ये P1 के लिए रिपीट हुआ, एम्प्लॉय 2 है, ये सेम डेटा जो है P2 के लिए, और एम्प्लॉय 1 है और वो P3 के लिए, यहाँ पे P1 बोल दिया, P2 बोला था क्या, P1 ही E1 है, ठीक है। E1 P2 के लिए, E1 फिर यहाँ पर P3 के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये कह रहा है कि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। और प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन P3 जो है आपका, ये P3 है, ठीक है, ये P3 है, ठीक है। P3 इन्फॉर्मेशन जो है, P3 जो है इज़ रिपीटेड फॉर E2 E3 E4, ये रिपीट हो रहा है आपका E2 E3 E4 के लिए, ठीक है, और E1 के लिए रिपीट हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद है प्रॉब्लम कॉज्ड बाय रिडंडेंसी, रिडंडेंसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, डेटा रिडंडेंसी डायरेक्ट लीड टू डेटाबेस इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो जाता है एक्यूरेट डेटा जो है वो उसमें क्या कहते हैं, नहीं दे सकता, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम आर टेक्निकली कॉल्ड द एनोमलीज। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा डेटाबेस में, और तो इसको कह देंगे हम एनोमलीज, ठीक है। और ए डेटा एनोमली इज़ अनवांटेड प्रॉब्लम डैट अकर्स ड्यूरिंग द इंसर्शन, मतलब इंसर्शन के समय में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि डेटा जो डेटाबेस में नहीं चाहिए था, इररिलेवेंट डेटा, अनवांटेड डेटा जो है उसमें इंसर्ट होने लगता है, जिस वजह से उसमें एनोमली क्रिएट होता है अपडेशन में, इंसर्शन करने के टाइम, अपडेट करने के टाइम और डिलीशन करने के टाइम, ड्यू टू द पुअर डेटाबेस डिज़ाइन एंड डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। और जो एनोमली होता है ये 3 टाइप्स का होता है, एक होता है इंसर्शन एनोमली, दूसरा होता है अपडेट एनोमली, तीसरा होता है डिलीशन एनोमली। आपसे एग्ज़ाम में हो सकता है कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाए, तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एनोमली होता है, आपको नाम ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है। तो पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर चल रहा है, चैनल पर आप देखिए तो आपको बहुत सही लगेगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता ही है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के स्पेसिफिक हो रही है तैयारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है आपके कंप्यूटर साइंस की हम करा सकें, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया इंसर्शन एनोमली, ठीक है। उसके बाद इंसर्शन एनोमली क्या कहता है, इंसर्शन एनोमली की द इंसर्शन एनोमली अकर्स when new information cannot be inserted into a table independently without adding unnecessary or
अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप जो है इंसर्शन एनोमली में क्या हो जाएगा कि आपके पास वो टेबल था, जैसे ये टेबल है, इसी टेबल में यहाँ पर E4 तक था, एम्प्लॉय 4 तक था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सपोज ए न्यू एम्प्लॉय, सपोज ए न्यू प्रोजेक्ट P4 AI और 8 months, ठीक है, इज क्रिएटेड बट नो एम्प्लॉय हैज़ बीन असाइन टू इट। अब प्रोजेक्ट में क्या हुआ, हमारे पास तो ये दो एम्प्लॉय का है और प्रोजेक्ट का एक ही सिंगल डेटाबेस टेबल रिलेशन में है। तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया P4 AI प्रोजेक्ट नेम और 8 महीने के लिए 8 month, लेकिन क्या हुआ, अभी तक वो असाइन ही नहीं हुआ किसी भी एम्प्लॉय को। तो उस डेटाबेस में वहाँ पर जो एम्प्लॉय का जो टेबल में रहेगा एट्रीब्यूट्स में जो क्या कहते हैं वैल्यू जो है लगेगी, तो उसमें तो नल हो जाएगा, मतलब अननेसेसरी अनरिलेटेड डेटा हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा कॉन्स्टेंट्स लगा हुआ है कि डेटाबेस जब क्रिएट किया, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दिया नॉट नल, तो फिर यहाँ पे तो ये तो इंसर्ट करने देगा ही नहीं, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंट लगा दिया है, यहाँ पे नोट नल रहेगा, EID नल, EID नोट नल है, नेम नोट नल है और आपका DOB नोट नल है, तो यहाँ पे तो इंसर्ट करने ही नहीं देगा। ये तो उस स्थिति में, उस केस में है जब आपके कंडीशन में क्रिएट करने समय वहाँ पे नोट नल नहीं लगाया है, तब नल वैल्यू मतलब अनरिलेटेड अननेसेसरी वगैरह इसमें डाल देगा और नल की वजह से डेटाबेस जो है इनकन्सिस्टेंट होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इज इंसर्शन पॉसिबल, तो वही बात कहा जा रहा है कि इफ़ EID, E-name and date of birth are not null, the P4 project cannot be inserted independently। तो अगर नोट नल कंडीशन लगा दिया है तो इसमें P4 जो है प्रोजेक्ट इंसर्ट हो ही नहीं सकता इसमें। तो इफ़ दीज एट्रीब्यूट्स अलाउ नल, द रो कैन टेक्निकली बी इंसर्टेड बट अननेसेसरी नल वैल्यूज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इंसर्शन एनोमली इज इन दिस टेबल, न्यू प्रोजेक्ट कैन नॉट बी इंसर्टेड इंडिपेंडेंटली। तो इसलिए इंडिपेंडेंटली P4 प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, तो यही कारण है इंसर्शन एनोमली का। होप आप यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम अपडेट एनोमली। अपडेट एनोमली क्या होता है, अपडेट एनोमली कहता है कि आपका कि अपडेट एनोमली अकर्स व्हेन द सेम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मल्टीपल रोज तो समझ गए आप, मस्ट बी अपडेटेड एट सेवरल प्लेसेस। अपडेट होगा तो उससे होना पड़ेगा हर जगह पर। अगर उसका रिलेशन है उस चीज़ से तो उसमें अपडेट करना है सबको, क्योंकि देखिए आप एग्जांपल से समझ जाइएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द रिडंडेंसी, इफ़ अपडेशन फेल्ड फॉर सम रिडंडेंट कॉपीज देन डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट। अगर किसी भी रिडंडेंसी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से इसमें क्या हो जाता है, फेल हो जाता है वो दूसरे जगह प्लेस पे भी उसको अपडेट करने में, तो वहाँ पर जब अपडेट करने में वो फेल हो गया तो उस कंडीशन को हम कह देंगे अपडेट एनोमली, ठीक है। उसके बाद सपोज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सपोज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट P3 चेंज फ्रॉम 6 month to 8 month, यानी कि आपका क्या कह रहा है कि P3 प्रोजेक्ट आपका ये है, P3 प्रोजेक्ट आपका ये है, पूरा P3 प्रोजेक्ट ये है, और इसके कह रहा है कि 6 month to 8 month। अब आपको 6 month को 8 month करना है इसको, तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेटा रिडंडेंट है। लेकिन क्या हुआ कि आप जो है यहाँ पर देखिए, इसी का आपका एक यहाँ से निकल के आया, ठीक है, आपका EID, PID, प्रोजेक्ट ID और ड्यूरेशन, ठीक है। और उसके बाद एम्प्लॉय, ठीक है, E1 है, PID P3 है, और उसके बाद ड्यूरेशन क्या है उसका 8 month, E2 है, एम्प्लॉय ID 2 है, प्रोजेक्ट 3 है, और उसके बाद 8 months हो गया। फिर E3 है, P3 है, E3 है, P3 है। अब ये क्या किया यहाँ पर, ये E3, P3 और ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है, किसी कारण। तो यहाँ पर फिर E4 है, P3 है, 8 month हो गया चेंज। अब ये जो चेंज नहीं हुआ
तो यहाँ पर इसके कारण क्या हो गया, डेटाबेस में डिफरेंसेस पैदा हो गया। तो यहाँ पर अपडेट होने के कारण, अपडेट होने में ये प्रॉब्लम अगर आ जाता है, क्योंकि डेटा रिडंडेंट होगा तो अपडेट करने में ये प्रॉब्लम आने की संभावना है, जिस कारण द सेम प्रोजेक्ट हैज़ टू डिफरेंट ड्यूरेशन, दिस क्रिएट डेटा इनकन्सिस्टेंसी। तो इनकन्सिस्टेंट होने की वजह से, एक्यूरेट नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है कि डेटा अपडेट एनोमली कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपडेट एनोमली। उसके बाद आपका डिलीट एनोमली क्या कहता है, डिलीट एनोमली कहता है कि डिलीशन एनोमली अकर्स व्हेन डिलीटिंग वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली कॉज्ड द लॉस ऑफ अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप किसी भी आपके पास ये तो टेबल है ना, ये रिलेशन है, आपको पता है ये इस रिलेशन में एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन और प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन दोनों एक ही टेबल में, यही तो कारण हो रहा है ये सब चीज़ें समझने का यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि आप प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना चाहते हैं और अनइंटेंशनली आपका एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाता है, क्योंकि वो जो एक रोज़ में है, ठीक है, एक रोज़ में है, और वो जो है उसके बाद उसके बाद एक ही रिलेशन है, तो कुछ कारण से आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो एम्प्लॉय अगर डिलीट हो जाता है तो वो जो है आपका अनइंटेंशनली डिलीट हो जा रहा है, तो इस कारण जो है डिलीट एनोमली कहलाएगा। सपोज यहाँ पे क्या कह रहा है, सपोज E4 इज़ ओनली एम्प्लॉइज, E4 कहाँ पे है, E4 इज़ द ओनली एम्प्लॉय असाइंड टू P4। ठीक है, E4 ऐसा एम्प्लॉय है जो सिर्फ P4 को ही असाइंड है। E4 आप देख रहे हैं कहीं यहाँ पर है आपका टेबल में, नहीं है, अब देखिए, नहीं, E4 है, और E4 असाइंड किसको हो रहा है, सिर्फ P4 को। ठीक है, और P4 भी रिलेशन किससे है, सिर्फ E4 से है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, इफ़ वी डिलीट E4, अगर मैंने E4 को डिलीट कर दिया, यानी इसको डिलीट कर दिया, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन डिलीटेड, अगर एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाता है, यानी कि आपका ये इन्फॉर्मेशन डिलीट होता है, ठीक है, ये डिलीट होता है, यानी डिलीट लिख लेते हैं, अगर ये इन्फॉर्मेशन डिलीट होता है तो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन जो होगा P4 ये जो होगा, ठीक है, ये आल्सो डिलीटेड, यानी कि आपका अगर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन डिलीट कर रहे हैं तो इस रोज़ में P4 जो है प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन वो खुद डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें तो चाहिए नहीं था प्रोजेक्ट का डिलीट करना, लेकिन ये किसी इस कारण से डिलीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, डेटा रिडंडेंट है। ठीक है, तो इस वजह से जब डिलीट हो जा रहा है, इसी को कहते हैं डिलीशन एनोमली। ठीक है, बिकॉज एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द सेम रिलेशन, एक ही रिलेशन में होने के कारण ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका डिलीट एनोमली। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा है, आपको नहीं कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो और फिर मैं आगे PYQ या MCQ सीरीज़ में इस चीज़ को पॉइंट आउट करूँगा। और उसके बाद आपका ये PDF स्टडी मटेरियल्स ये बनाने में जो भी ये है स्टडी मटेरियल्स आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, PYQ देख के निकाला गया है, और उसके बाद जो पॉपुलर टॉपिक्स है उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है, चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप BPSC की तैयारी कर रहे हो, BPSC TRE की, तो आप स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप तैयारी करते रहिए, आपको अच्छा कंटेंट है। आप जब इस स्लाइड्स को देखेंगे, जब मेरा प्लेलिस्ट को देखेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके बाद आप PYQ लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए डिकम्पोजिशन क्या कहता है। अब डिकम्पोजिशन की बात कैसे आ गई, अभी तक तो एनोमली चल रहा था। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन की बात इसलिए आ गई है कि यहाँ पर तो ये तो प्रॉब्लम था, मतलब हमारे पास ये जो टेबल है, ये जो रिलेशन है, इसमें दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो एम्प्लॉय का, एक प्रोजेक्ट का। अब इसको जो है तो कैसे सॉल्व करेंगे कि डेटा रिडंडेंसी ख़त्म हो जाए। ठीक है, और एनोमली डिलीट हो, मतलब वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स यूज़ हो।
तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, टेबल को डिकम्पोज करना पड़ता है, यानी कि इसको भागों में बांटना पड़ता है। जैसे ये यहाँ पर है, इसको डिकम्पोज कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम आ रही थी एनोमली वाली, वो प्रॉब्लम फिर क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डेटाबेस टेबल डिकम्पोज रिलेशन डेटाबेस टेबल इनटू 2 और मोर सब रिलेशन टू रिड्यूस एलिमिनेट द रिडंडेंसी। यानी कि अगर हम जो टेबल था प्रीवियस टेबल, उसको रिमूव कर डिकम्पोज कर देंगे, यानी कि अलग अलग भागों में बांट देंगे अलग अलग टेबल के रिलेशन से। जैसे एम्प्लॉय का एक रिलेशन है, ठीक है, यहाँ पे हमको समझ में आ रहा था कि ये टेबल जो है इसमें एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है और प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है, और एम्प्लॉय जो है हर एम्प्लॉय किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय जो है 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कोई 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वैसी रिलेशन भी है। यानी कि मतलब ये इंडिपेंडेंट मतलब बन जाएगा टेबल, लेकिन रिलेशन एक दूसरे से रहना चाहिए, तो रिलेशन भी क्रिएट करना है, तो वो सब क्या कहते हैं, रेफरेंशियल की इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ करना पड़ेगा। तो वो कैसे यूज़ हो रहा है वो भी देखिए, मैंने इस एक एरो से समझाया है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये एक R1 रिलेशन 1, ठीक है, ये डिकम्पोज हुआ, एक R2 हुआ, ठीक है, उसके बाद एक R3 हुआ, 3 रिलेशन डिकम्पोज होके उस रिलेशन से निकला। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद एक था एम्प्लॉय, एक था प्रोजेक्ट। ठीक है, एम्प्लॉय क्या हो गया, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय क्या रखेगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद रिलेशन 3 देखिए, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नेम और ड्यूरेशन, ये हो गया। अब देखिए एम्प्लॉय का प्रोजेक्ट के साथ तो रिलेशन था ना, आप सिर्फ 2 रिलेशन बनाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो 2 ही है, तो अगर 2 ही रिलेशन बनाते हैं तो उसके बाद आपको फिर तय कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको तय करना पड़ेगा उसके क्या कहते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की इंटीग्रिटी कांस्टेंट से। फॉरेन की का मतलब है, फॉरेन की आपका रेफरेंसिंग होगा, रेफरेंस्ड होगा आपका प्राइमरी की, यानी कि जो पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक और रिलेशन बना जिसका नाम रखा गया R2, और वो है EID और PID, दोनों के आईडी को होल्ड करता है। देखिए EID अपने आप में यहाँ पर क्या कहते थे, अगर इसमें देखिएगा EID अपने आप में प्राइमरी की नहीं होगा और PID अपने आप में प्राइमरी की नहीं होगा, यानी कि आपको पहली बात तो यहीं पे वायलेट हो जाएगा, इसमें प्राइमरी की देंगे एक ही को, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी रिलेशन में प्राइमरी की सिर्फ सिंगल एक ही प्राइमरी की होगा, और प्राइमरी की जो है यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। यानी कि यूनिक का मतलब है अगर प्राइमरी की ये है, PID तो फिर नहीं होगा। ठीक है, और ये अगर मान लीजिए सपोज कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो फिर कहिएगा E1 है, और उसके बाद दूसरे रो में देखिए टपल में E2 है, E1 ही है, तो ये डुप्लीकेट हो जाती है, तो प्राइमरी की कंडीशन फेल हो जा रही है। अगर इसको कॉमन करेंगे, मतलब EID PID, तो एक प्राइमरी की है कहलाएगा। देखिए कहीं भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से रिलेशन 2 जो है EID PID, तो आपका ये प्राइमरी की कहलाएगा, और R1 में प्राइमरी की कहलाएगा EID, क्योंकि अब यहाँ पर अब जाके यूनिक हो गया है। E1 जो है दोबारा है नहीं है, यहाँ पर PID यूनिक हो गया है, देखिए है दोबारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अब जो है डेटा रिडंडेंट नहीं है। ठीक है, यानी डेटा रिडंडेंसी जो है ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद उसका रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरेन की यूज़ करेंगे। फॉरेन की यूज़ करेंगे क्या, एम्प्लॉय आईडी जो है यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे ये फॉरेन की है, और ये इसका प्राइमरी की तो है ही। ठीक है, और यहाँ पर PID किसका है, यहाँ पर PID R2 में PID फॉरेन की किसका है, R3 का। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ, ये और डेटा ये नॉर्मलाइज्ड हो गया। दिस इज़ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस डिज़ाइन, 0% रिडंडेंसी एंड नो डेटाबेस एनोमलीज। अब जो है इसमें डेटाबेस में एनोमली होने की कोई भी संभावना नहीं है, और ये डेटा 0% रिडंडेंसी है, मतलब कहीं भी कॉपी डुप्लीकेसी नहीं है, और ये इसको कहेंगे, इस टेबल को फाइनली नॉर्मलाइज्ड कहेंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब कहा जाता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो होता है तो फर्स्ट NF होता आता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म हो जाता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म हो जाता है, BCNF हो जाता है। तो वो सब चीज़ें समझने से पहले हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ना पड़ता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी ज़रूरी होता है, क्योंकि कौन सा एट्रीब्यूट्स जो है किस पे डिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, कौन डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स है, तो वो चीज़ें जो है आपका ये चीज़
तय करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट समझ गए होंगे आप, एट्रीब्यूट इसको कहते हैं, ठीक है, टू एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल, इट टेल अस दैट वन एट्रीब्यूट यूनिकली डिटरमाइंस अनदर, ठीक है, यानी कि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। इफ़ वी नो द वैल्यू ऑफ एक्स सपोज ये, वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वाई, इसकी वजह से एरो लगने की वजह से हम उस पर, यानी कि कहते हैं कि वो डिपेंडेंट है, तो हम वहाँ से उसके रिलेशन को फेच कर सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं नोटेशन इसका रिप्रेजेंट हो जाता है एरो से, इसका मतलब होता है क्या कहते हैं, डिटरमाइंस, ठीक है। तो x डिटरमाइंस y, यानी कि x की वैल्यू जो है अगर पता है तो आपके पास y की वैल्यू भी मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो x जो यहाँ पर क्या है, डिटरमिनांट है, ठीक है x डिटरमिनांट है और y जो है आपका डिपेंडेंट है, ठीक है। तो y को डिपेंडेंट कहा गया, तो ठीक है, y का पता हो तो हमें x पता चलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन x की वैल्यू हमें मालूम है तो हमें y की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी। तो जब फंक्शनल डिपेंडेंसी लगे, जैसे यहाँ पे देखिए फंक्शनल डिपेंडेंसी में रोल नंबर पता है हमको, तो स्टूडेंट का नाम पता चल जाएगा। आपके क्लास में रोल नंबर 3 होगा तो टीचर को पता हो जाएगा कि रोल नंबर उसका 3 है, तो उसका नाम पता चल जाएगा। लेकिन मान लो अमित कुमार नाम से आपके क्लास में 3 बच्चे हैं और उसके पास उसका नाम पता है टीचर को, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो रोल नंबर यूनिक है, नहीं है, उसका रोल मतलब कि नाम तो यूनिक नहीं है, तो उससे रोल नंबर पता चलेगा कि रोल नंबर 3 है कि रोल नंबर 6 है कि रोल नंबर 5 है, नहीं। तो लेकिन रोल नंबर 3 पता है तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ अमित कुमार है, ठीक है। और उसके बाद देखिए रोल नंबर पता है तो क्लास का यहाँ पर वो है डिपेंडेंट है, ठीक है। तो क्लास पता होगा तो रोल नंबर पता होना संभावना नहीं है। तो यहाँ पर एरो से समझ में आ रहा है कि ये जो है ये डिटर्मिनेंट है और ये डिपेंडेंट है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता है तो हमें डिपेंडेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो रोल नंबर यूनिकली डिटरमाइंस एस नेम एंड क्लास। तो आप होप क्या कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की समझ चुके होंगे, ठीक है। आपका एग्जाम में जैसे है ना इस दिया रहेगा फंक्शनल डिपेंडेंसी इस प्रकार से दिया रहेगा, है ना, ए बी डिटरमाइन सी, है ना, उसके बाद आपका डी डिटरमाइंस ई, इस तरीके से आपका रिलेशन रहता है ना एग्जाम्पल में आपका देखे होंगे, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। ए बी एक एट्रीब्यूट है, ए एट्रीब्यूट है, बी एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम समझ जाएंगे, ठीक है। और इसके थ्रू हम फिर इसके बाद कैंडिडेट की फाइंड करेंगे, कैंडिडेट की फाइंड हो जाएगा तो हम इसके बाद आप क्या कहते हैं आप इजीली निकाल सकते हैं कौन सा प्राइम एट्रीब्यूट्स है, कौन सा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है। और उसके बाद आप नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पता है तो आपको पता चल जाएगा कि जो नॉर्मल जो डेटाबेस टेबल रिलेशन है वो फर्स्ट NF में है, 2 NF में है, 3 NF में है। अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी पता है, समझ में आ गया है, तो आपका इससे आपका कैंडिडेट्स की फाइंड हो जाएगा। कैंडिडेट्स फाइंड हो गया तो आपका इजीली नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, BCNF फाइंड हो जाएगा। बस उसकी कंडीशन कुछ होती है कि वो क्या क्या होना चाहिए, हम आगे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फंक्शनल डिपेंडेंसी अभी पढ़ लिया था, उसमें भी कई टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो एग्जाम रिलेवेंट टाइप्स हैं वो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल अगर देखिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मैंने तो क्वेश्चन देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उसी से मैं टॉपिक फेच करके ला के आपका PPT स्लाइड्स बना रहा हूँ और उसी सब टॉपिक्स को इंक्लूड कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या आने की संभावना है या फिर लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको लगता है कि कुछ छूट गया है जो PYQ में अवेलेबल था तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और अपना थॉट ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है। देखिए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहता है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी x डिटरमाइंस y, यानी कि x एट्रीब्यूट है और y एक एट्रीब्यूट है। x की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू पता चल जाएगी।
डिपेंडेंट मतलब एक्स डिटर्मिनेंट है और वाई डिपेंडेंट है, इज ट्रिवियल इफ वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। सबसेट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? सबसेट किसको कहते हैं? जैसे कि आपके अंदर का ये और इस टेबल में बताइए कि जैसे ये है और उसके बाद ये, ठीक है, और यहाँ पर आपका y इज़ ए सबसेट, y है और ये x है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है कि y तो सबसेट है किसका? x का, लेकिन x जो है सभी y जो रहेगा वो x होगा, लेकिन सभी y जो है वो x होगा और सभी x जो है y हो सकता है, सभी x y नहीं होगा, ठीक है, कुछ होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर ये जो है ये y नहीं है, ये तो y नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि एक्स वाई डिटरमाइंस एक्स, यानी कि एक्स वाई एट्रीब्यूट्स है तो वो एक्स जो होगा आपका सबसेट होगा, ठीक है। यानी कि आप देखिए एम्प्लॉय आईडी एक्स डिटरमाइंस एक्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ई आईडी ई नेम, यानी कि लेफ़्ट साइड में जो भी एट्रीब्यूट्स है वो राइट साइड में या तो एक या उससे अधिक मतलब एक होना कंपलसरी है, ठीक है। या ई आईडी है ई नेम है तो आपका ई नेम हो सकता है, ठीक है। अगर ई आईडी ई नेम डी ओ बी है तो डी ओ बी हो सकता है, ठीक है। तो वाई जो है सबसेट है किसका? एक्स का, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। उसके बाद हो जाता है नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या कहता है? नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहता है कि ए फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइंस वाई इज़ नॉन ट्रिवियल, ठीक है। एक्स डिटरमाइंस वाई जो है नॉन ट्रिवियल होगा, वाई इज़ नॉट सबसेट ऑफ एक्स, यानी कि वाई जो है सबसेट ऑफ एक्स नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका एक्स अगर ऐसे है, ये x है, ये y है, तो नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या कहता है कि ए फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमाइंस वाई इज नॉन ट्रिवियल इफ वाई इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स। वाई जब सबसेट ऑफ एक्स नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगा। एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी वेयर द राइट साइड एट्रीब्यूट्स, यानी राइट साइड एट्रीब्यूट्स एक्स में इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, मतलब दोनों का रिलेशन नहीं होगा। यानी कि अगर आपका यहाँ पर ई आईडी है तो ई नेम नहीं होगा, ठीक है। आपका अगर यहाँ पर आ जाएगा अगर ई आईडी और उसके बाद डी ओ बी इधर ले लेते हैं, ई आईडी ई नेम, तो आपका मान लीजिए अगर डी ओ बी है तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये जो है लेफ़्ट साइड और राइट साइड में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, दोनों जो है उसका कोई क्या कहते हैं डिफरेंट होगा, ठीक है, सबसेट नहीं होगा। तो इस चीज़ को कहते हैं आप
नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम आगे देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्लोजर क्या हो जाता है। एट्रीब्यूट्स क्लोजर क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स क्लोजर होता है कि द एट्रीब्यूट्स क्लोजर ऑफ ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब रोल नंबर, नेम, ये सब डिनोटेड बाय इस तरीके से सिंबल से नोट करते हैं, इज द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी फंक्शनली डिटरमाइंड बाय डैश प्लस यूजिंग ए गिवन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। यानी कि आप जैसे कि यहाँ पर ए है, ए डिटरमाइंस वाई, अगर ए का क्लोजर निकालना होगा तो ए का क्लोजर निकालने के लिए ए प्लस ये सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद ए किसको डिटरमाइंस कर रहा है, बी को, तो ए तो खुद अपने आप को कर रहा है, ए तो होगा ही। ए किसको कर रहा है, बी को, बी हो जाएगा। बी किसको कर रहा है, बी फिर सी को कर रहा है, ठीक है, बी सी को कर रहा है। और उसके बाद सी किसको कर रहा है, सी डी को कर रहा है। तो ए जो है वो क्या है, आपका कंप्लीट क्लोजर है, तो ए जो है सुपर की कहलाएगा, ठीक है। तो ए क्लोजर जो है इस तरीके से निकल जाता है। उसके बाद सुपर क्यों कहलाता है, सुपर की इसलिए कहलाता है कि अगर जो एट्रीब्यूट्स जितने हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स को क्लोजर का यूज़ करने से हम सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर लेते हैं, सारे एट्रीब्यूट्स को हम मतलब डिटरमाइंस कर लेते हैं, तो फिर जो रहता है वो एट्रीब्यूट्स तो वो कहलाता है सुपर की, ठीक है। तो यहाँ पर बी को निकाल के देखिए, बी का भी वही होगा, बी क्लोजर क्या होगा, बी से बी होगा, बी से सी होगा और सी से डी होगा, तो ये सुपर की नहीं कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सी क्या कहलाएगा, सी क्लोजर कैसे निकलेगा, सी से सी होगा और सी से डी होगा। डी का क्लोजर क्या होगा, डी का सिर्फ ओनली डी होगा। तो ये आपका क्लोजर निकालने का हुआ और ये उसका प्रोसेस है, वैसे ही प्रोसेस है जैसा मैंने अभी बताया है, ठीक है। तो आप क्लोजर निकाल पाइएगा, क्लोजर से आपका समझ में आ जाएगा चीज़ें। टू आइडेंटिफाई द कैंडिडेट्स की यूजिंग एट्रीब्यूट्स क्लोजर, ठीक है, आइडेंटिफाई करना होगा कैंडिडेट्स की क्लोजर का यूज़ करके, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए, एन एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एक्स इज कैंडिडेट की फॉर द रिलेशन आर इफ़ द सेटिस्फाई द टू प्रॉपर्टीज़। एक क्या है प्रॉपर्टीज़, सुपर की प्रॉपर्टी, यानी कि सुपर की होना चाहिए। मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर ये क्या है, ये आपका है आपका सुपर की, ठीक है। तो ए प्लस यहाँ पर सुपर की है, पर ये एसके नहीं है, ये भी एसके नहीं है, सुपर की नहीं, ये भी सुपर की नहीं है, क्योंकि सभी एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि सुपर कीज प्रॉपर्टीज़ फाइंड होनी चाहिए, ठीक है, कैंडिडेट की निकालने के लिए। तो सुपर की क्या कहता है, इट एट्रीब्यूट्स क्लोजर एक्स मस्ट कंटेन ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन आर, ठीक है। और मिनिमलिटी इसको कहता है नो प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स कैन डिटरमाइंस ऑल ऑफ आर, यानी कि आप दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर लेंगे तब आपका कैंडिडेट की फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल में देखिए, फाइंड कैंडिडेट की के लिए रिलेशन है एक कितने एट्रीब्यूट्स है, 1 2 3 4 5 एट्रीब्यूट्स है, ए बी सी डी ई, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंसी क्या है, ए बी डिटरमाइंस पता नहीं क्या था, मिसिंग है तो बी होगा, नहीं सी होगा, तभी तो सी से वहाँ चला जाएगा, ठीक है, मिसिंग था, ठीक है। ए बी डिटरमाइंस सी और सी डिटरमाइंस डी और डी डिटरमाइंस ई। अब देखिए यहाँ पर ए बी जब क्लोजर निकालेंगे तो ए बी क्लोजर कैसे निकलेगा, आपका ए बी क्लोजर निकलेगा, स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप खुद से देख लिए। और उसके बाद ए बी क्लोजर है तो ए तो बी तो होगा ही, ठीक है। ए बी से कहाँ पे जा रहा है, सी पे जा रहा है, ठीक है। और सी से कहाँ पे जा रहा है, डी पे जा रहा है, डी से कहाँ जा रहा है, आपका ई पे जा रहा है। तो सभी एट्रीब्यूट्स को देखिए फाइंड कर लिया। सभी एट्रीब्यूट्स अगर आपको आइडेंटिफाइड हो गया है तो यहाँ पे ए बी क्या रहेगा, अपने आप में क्या रहेगा, एक कैंडिडेट की रहेगा। तो ए बी क्या हो गया, आपका कैंडिडेट की हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ए बी फाइंड हो गया, बी पता ये बी है होगा क्या, तो बी को फाइंड करने के लिए जब बी फाइंड कीजिएगा तो आपका देखिए बी अगर फाइंड कर रहे हैं सिर्फ बी प्लस, तो पहले ए फाइंड कर लीजिए, आप ए क्लोजर निकाल लीजिए। ए क्लोजर क्या कहता है, ए से कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है,
ए के लिए हमको यहाँ पे बी तो चाहिए, तो बी कहाँ से आएगा, कहीं से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बी क्लोज़र निकालिए, तो बी क्लोज़र सिर्फ बी निकलेगा, ए कहाँ से गया, ए तो हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये तो ए भी तो हो, ए तो होगा नहीं, ए भी अपने आप में होगा। चलिए ए भी हो गया, तो सी क्या होगा, क्या प्रॉपर सबसेट भी देखना है, ठीक है। अगर ये हो गया तो उसका प्रॉपर सबसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिनिमल, ठीक है। उसके बाद सी, यही तो कह रहा था मिनिमलिटी में, सी प्लस में निकालते हैं तो सी होगा, डी होगा, डी के बाद ई होगा। यहाँ पे ये भी फाइंड नहीं हो रहा। उसके बाद डी निकाल के देखिए आप, तो डी भी नहीं होगा, डी और डी के बाद ई नहीं हो रहा है। उसके बाद आप ई निकाल के देखिए, ई क्लोजर, नथिंग, ओनली ई। तो यहाँ पर आपका कैंडिडेट की जो होगा ए बी हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइंड आउट कैंडिडेट की हम करते हैं। एक और था वो कि हम एरो से देख करते हैं, हम जब पी को सॉल्व करेंगे ना तो उसमें ट्रिक की बात करेंगे। यहाँ पर ट्रिक रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ट्रिक जो है पी और MCQs में कर लेंगे, ठीक है, तो ताकि इजी स्पीड में हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे क्लास में हम अगली देखेंगे, अभी आगे स्लाइड्स में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट NF, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, ठीक है, BCNF। तो वो जब ये आपको कैंडिडेट की निकालना आ गया, आप सुपर की, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ गई, आपको क्लोजर निकालना आ गया, तो आप इजीली आप जो है नॉर्मलाइजेशन बता देंगे कि फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, BCNF, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अगर क्योंकि गेट में पूछा जाता है आपको सॉल्व करने का अच्छा खासा, और एक दो जगह पूछा देखा है मैंने PGT लेवल के एग्ज़ाम में, तो ठीक है, वो भी कर लेंगे। अभी आगे देखते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल फॉर्म देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म जो है, जैसे फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF, BCNF। तो फर्स्ट NF क्या कहता है, तो फर्स्ट NF कहता है कि जो, क्योंकि टेबल में जो क्या था, रिडंडेंट था, तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट NF में एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। जो कॉलम्स है आपका, ये टेबल है, ठीक है, ये रिलेशन है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये एट्रीब्यूट्स इस कॉलम में जो है आपका डुप्लीकेट, मतलब क्या कहते हैं, डबल मल्टी वैल्यूज़ नहीं रहनी चाहिए। यानी कि इन रिलेशन, एटॉमिक वैल्यू का मतलब यह है कि वो सिंगल वैल्यू रहना चाहिए। इन रिलेशन इन फर्स्ट NF इफ़ एवरी कॉलम्स कंटेन एटॉमिक वैल्यू, ठीक है, मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। यानी कि आप जब ये इस टेबल को देख रहे हैं, तो इस टेबल को क्या कहा जाएगा कि आपका ये टेबल में जो है, ये टेबल जो है ये आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये आपका अभी एटॉमिक रिलेशन नहीं है। कहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब फ़ोन नंबर देखिएगा तो फ़ोन नंबर में जो है आपका 2 फ़ोन नंबर दिया हुआ है और कोमा सेपरेटेड लगा हुआ गया है, ठीक है। तो यूनिक रिकॉर्ड, ईच रिकॉर्ड मस्ट बी यूनिक एंड आइडेंटिफाइएबल। यानी कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब है कि उसमें क्या कहते हैं कि एक कॉलम में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रहेगा। अगर इस रिकॉर्ड को रखना है, इसके लिए हमें एक अलग से रो में इंसर्ट करना होगा आपका। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये फर्स्ट NF में ये टेबल है, ठीक है। यानी कि आपका 101 रोल नंबर राहुल और ये फ़ोन नंबर, उसके बाद फिर 101 राहुल और उसके बाद फिर फ़ोन नंबर, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी टेबल जो है वो आपका ये आ गया फर्स्ट NF में, फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, क्योंकि नो सेल शुड कंटेन मल्टीपल वैल्यूज़ सेपरेटेड बाय कोमास, ठीक है। कोई भी सेल जो है कोमा के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उसको टेबल में क्या करते हैं, अलग तोड़ देते हैं, ताकि फिर वो एटॉमिक वैल्यू रखे, ठीक है। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म से पहले हम देखने वाले हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी इसलिए ज़रूरी है, देखिए जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या कहा जाता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो जो क्या कहते हैं कि तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम जब पार्शियल डिपेंडेंसी फाइंड कर लेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कि वो सेकंड NF में है कि नहीं है, ठीक है। एक्स वी एनी कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन आर, ठीक है, ये आपका डायग्राम है, इसमें x है और ये y है और उसके बाद ये z है, ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है और ये प्राइम एट्रीब्यूट्स है, और ये दोनों एक अपने आप में कैंडिडेट की है। और x जो है y जो है, y इसमें क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ x,
वाई प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स ही है क्योंकि इसकी डोमेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। एंड जेड सम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑफ आर। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होता है, अभी आपने देखा था कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होता है आपका जो कैंडिडेट की का एट्रीब्यूट्स नहीं होगा वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होगा, नहीं तो आगे हम यहाँ पर देख लेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ठीक है। और वाई डिटरमाइंस जेड, वाई डिटरमाइंस जेड का मतलब क्या हो गया कि वाई जो है यानी कि सम कैंडिडेट की का कोई भी पार्ट जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है तो फिर वो पार्शियल डिपेंडेंसी है। नहीं तो फिर एग्जांपल से समझते हैं हम, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका रिलेशन है, ये एट्रीब्यूट्स है ABCD, ठीक है, और फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया हुआ है। फंक्शनल डिपेंडेंसी जैसे AB डिटरमाइंस D और A डिटरमाइंस आपका C, ठीक है। और आप इसका कैंडिडेट की निकाल लेंगे तो कैंडिडेट की आपका आएगा कैंडिडेट की होगा आपका AB। जो कैंडिडेट की AB होगा तो आपका प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या होगा, प्राइम एट्रीब्यूट्स हो जाएगा आपका A और B, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गया A B और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होगा, ठीक है, C और D। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की बात है कि AB ड्राइव D यानी AB डिटरमाइंस D, तो AB अपने आप में कैंडिडेट की है, ठीक है, और वो D को डिटरमाइंस कर रहा है। D जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। कारण ये है कि कहा जा रहा है जो इसमें प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, यानी कि A या B वो जो है पार्शियल आधा यानी कि हाफ कुछ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें का इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन पार्शियल डिपेंडेंसी है यहाँ पर A डिटरमाइंस C जो है आपका क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, और A जो है आपका A क्या है, सम पार्ट्स ऑफ कैंडिडेट की, या कह दीजिए A क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ X यानी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। ये A जो है ये है आपका सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, है ना। तो सबसेट है कैंडिडेट की का, प्राइम एट्रीब्यूट्स है। तो अब जो है ये जो आ जाएगा आपका ये कहलाएगा क्या, ये P पार्शियल डिपेंडेंसी है इसमें। तो जब ये पार्शियल डिपेंडेंसी होगा तो ऐसा जो है आपका एग्जाम्पल जो है सेकंड NF में नहीं होगा। सेकंड NF में नहीं होगा तो फिर वो उसको चेक करना पड़ेगा फर्स्ट NF में है कि नहीं, और वो थर्ड NF तो ऑटोमेटिक नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड NF पे आते हैं, ठीक है ना। सेकंड NF जो क्या कहता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कि टेबल मस्ट बी ऑलरेडी इन सेकंड NF। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए, इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर ये पहले हो जाएगा BCNF, जो BCNF होगा वो आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी होगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो होगा वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी होगा, उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो होगा वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होगा ही। तो सबसे पहले जब आपको कोई दिया जाता है कि एक एग्जांपल, तो आप अगर BCNF निकल गया, ठीक है, तो वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी होगा और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी होगा, ठीक है। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या चीज़ होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी कहा जाता है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है, वो डिपेंड नहीं होना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पे, ठीक है।
तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स शुड बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट्स की, ठीक है। आपका ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया। प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या कहता है, एन एट्रीब्यूट्स दैट इज ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। प्राइम एट्रीब्यूट्स होगा जो कैंडिडेट की का पार्ट होगा, ठीक है, वो जो है आपका कहलाएगा प्राइम एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की का कोई सा पार्ट आपका प्राइम एट्रीब्यूट्स का। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या कहलाता है, एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। मतलब कैंडिडेट की अगर ए बी रिलेशन में, किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट्स है ए बी सी डी, था ना एग्जाम्पल। तो आपका अगर कैंडिडेट की है ए बी, तो ए भी प्राइम एट्रीब्यूट्स है और बी आपका प्राइम एट्रीब्यूट्स है, यानी ए प्राइम एट्रीब्यूट्स है, बी आपका प्राइम एट्रीब्यूट्स है और सी जो है आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, डी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है। यहाँ तक हो गया। तो आप यहाँ पे कहा गया है कि जहाँ या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आपका निकालने आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ये अलाउड नहीं है। एक एग्जांपल से समझिए। यहाँ पर क्या है दिया हुआ है, रिलेशन ई आई डी पी आई डी ई नेम आवर्स, ठीक है, और कैंडिडेट की है आपका ई आई डी और पी आई डी। यानी कि कैंडिडेट की ई आई डी पी आई डी है, तो कैंडिडेट की के बाद आपका ये जो हो गया आपका प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गया, पी आई डी जो हो गया प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गया, और ई नेम हो गया आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, आवर्स हो गया आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंसी ई दिया हुआ ई आई डी से ई नेम, यानी कि ई आई डी क्या है, ई आई डी आपका ई आई डी हो गया डिपेंड कर रहा है पार्शियल, ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट्स, और ई नेम आपका है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, और ई आई डी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो गया। तो ये कंडीशन कहता है कि ये तो आपका क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी है। जहाँ ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गया तो ये सेकेंड एनएफ में नहीं होगा, ठीक है। तो ये था आपका एक एग्जांपल सेकेंड एनएफ के लिए। सेकेंड एनएफ का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सेकेंड एनएफ में क्या होगा। जैसे कि सपोज आपने कोई एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है ए बी सी डी, ठीक है। ए डिटरमाइन एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए डिटरमाइंस बी, बी डिटरमाइंस आपका सी, और सी डिटरमाइंस आपका डी, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट की आपका है इसमें ए कैंडिडेट की है। अब देखिए प्राइम एट्रीब्यूट्स आपका आ जाता है, प्राइम एट्रीब्यूट सिर्फ ए है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स आपका क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है आपका बी सी और डी। अब यहाँ पे देखिएगा बी डिटरमाइंस सी, यहाँ पे नॉन प्राइम को कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पी डी नहीं है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। सी ड्राइव डी तो इसमें भी नहीं हो रहा है प्रॉब्लम, ठीक है। नॉन प्राइम को कर रहा है। ये एन पी नॉन प्राइम है, ये भी नॉन प्राइम है, ये भी नॉन प्राइम है, ये भी नॉन प्राइम है। पहले पे आता हूँ मैं, ठीक है। ए क्या है आपका, ए पूरा प्रॉपर, इसमें यहाँ पे ए कैंडिडेट की ही है और बी जो है नॉन प्राइम है। तो आपको लग रहा होगा यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ए जो है प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है, वो सुपर सेट है। यानी कि ए जो है ए ऑल है, कैंडिडेट की है, ठीक है। तो कैंडिडेट की का कोई पार्ट एट्रीब्यूट्स होगा तभी आपका यहाँ पर, तो ये कहलाएगा आपका क्या, इसके कारण से आपका ये भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो होगा सेकंड एनएफ में, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ये चीज़ें होगी, ठीक है। ये एग्जांपल, ठीक। उसके बाद आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बाद है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है मस्ट बी इन द सेकंड एनएफ। जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है तो वो सेकंड एनएफ में ऑलरेडी होगा ही, ठीक है। तो नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव का मतलब होता है एक्स डिपेंड्स वाई, है ना, वाई डिपेंड्स जेड। तो एक्स जो है डिपेंड्स अगर जेड पे कर रहा है तो यहाँ पर ये कहलाता है ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी ये कहता है एक्स वाई के से डिटरमाइन कर रहा है तो वाई से हम जेड निकाल सकते हैं, तो एक्स से हम जेड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नोट इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स मस्ट नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स मस्ट नॉट डिपेंड्स अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, यानी कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स जो है वो डिपेंड नहीं करना चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स डिपेंड नहीं करना चाहिए किस पे? आपका अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, उसके बाद फार्मूला क्या कह रहे हैं? ये फॉर्मल रूल क्या है? फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल फंक्शन डिपेंडेंसी, यानी कि एक्स क्या है? एक्स कहा जा रहा है एक्स जो है सुपर की होगा। सुपर की का मतलब क्या हो जाता है कि सुपर की का मतलब हो गया कि आपका जो एक्स होगा वो सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइंस कर लेगा। ठीक है, यानी सभी एट्रीब्यूट्स वहाँ से पहुँचे जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद वाई जो होगा वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। यहाँ पर y जो कहलाएगा वो प्राइम एट्रीब्यूट्स होगा, यानी कि x ड्राइव y। ठीक है, x ड्राइव y कहा जा रहा है, तो x जो है यहाँ पर होगा, ये क्या होगा? ये होना चाहिए सुपर की, और y जो होना चाहिए आपका ये प्राइम होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है तो ये आपका कहलाता है कि वो जो है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए क्या कहा जाए, एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल में दिया हुआ एक रिलेशन है जिसमें रोल नंबर है और डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। कैंडिडेट की कह दिया गया है कि रोल नंबर है यहाँ पर। ठीक है, फंक्शन डिपेंडेंसी दिया हुआ, हाँ डिपेंडेंसी दिया हुआ है रोल नंबर डिटरमाइंस DID, मतलब डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट आईडी डिटरमाइंस द डिपार्टमेंट नेम। डिपार्टमेंट आईडी किसको डिटरमाइंस कर रहा है? डिपार्टमेंट नेम को। अब देखिए एक्स वाई हो रहा है, ठीक है, और वाई जो कर रहा है डिटरमाइंस जेड को कर रहा है। अब यहाँ पे जो है आपका ट्रांजिटिविटी हो जाएगा कि एक्स जो है जेड को डिटरमाइंस कर ही लेगा। तो ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी होने की वजह से ये कंडीशन जो है आपका एग्जांपल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, BCNF क्या कहता है? BCNF कहता है कि BCNF इज स्ट्रक्चर वर्जन ऑफ द थर्ड NF, यानी कि BCNF में जो टेबल होगा वो थर्ड NF में होगा ही, और उससे आगे जितना भी है सेकंड NF फर्स्ट NF उसमें होना ही है। ठीक है, तो जब थर्ड NF BCNF चेक होगा तो टेबल मस्ट बी ऑलरेडी इन द थर्ड NF, यानी BCNF से पहले टेबल जो होगा वो थर्ड NF में होना स्ट्रिक्टली है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसका रूल क्या है कि एवरी डिटर्मिनांट्स का मतलब हो जाता है जैसे कि x डिटरमाइंस y है, तो x जो है आपका यहाँ पर है, x जो है डिटर्मिनांट है और y जो है y डिपेंडेंट्स है। तो x जो डिटरमाइंस कर रहा y, यहाँ पे क्या रहा है? एवरी डिटर्मिनांट्स, यानी कि जो भी x लेफ्ट साइड वैल्यू होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड जो भी एट्रीब्यूट्स होगा, ठीक है, वो मस्ट बी ए सुपर की, यानी कि आपका ये जो x है ये हमेशा क्या होना चाहिए? आपका सुपर की होना चाहिए। ठीक है, तो ये सुपर की होगा और y पे कंडीशन कुछ भी होगा, लेकिन अगर x सुपर की सेटिस्फाई हो गया तो वो जो है आपका थर्ड NF के रूल में आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन। उसके बाद इन 3NF में क्या कह रहा है? यू कैन बी ए y कैन बी ए प्राइम एट्रीब्यूट्स, यानी कि y जो है आपका डिपेंडेंस वो प्राइम एट्रीब्यूट्स होगा इवन इफ़ x इज़ नॉट ए सुपर की, अगर x सुपर की नहीं है तो। यानी कि उसमें क्या कंडीशन था कि आप यहाँ पे या लगा हुआ है और लगा हुआ है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। यानी कि x जो है सुपर की हो सकता है या y जो है प्राइम एट्रीब्यूट्स होगा, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आपका x मस्ट है इन BCNF, x मस्ट बी ए सुपर की। ठीक है, तो उसके कारण आपका ये टेबल BCNF में होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये एक टेबल, ये टेबल आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यही सब बातें थी जो भी मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो इसके बाद
इतना काफ़ी है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। गेट लेवल से तो नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एग्ज़ाम स्पेसिफिक है, जितना जिस तरीके से PYQ आता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो देख रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसके बाद सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए रिलेवेंट है ये। और आप प्रैक्टिस कीजिए, और आप इस PDF को आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर और गूगल ड्राइव पर दे दूँगा एक्सेस। और उसके बाद आप टेलीग्राम से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गूगल ड्राइव पे एक्सेस मिल रहा है, तो आप कम्प्लीटली प्रिपरेशन कीजिए। जल्द हम इस पर कुछ नया नया करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप अपना प्रैक्टिस भी अच्छे से हो, रिवीजन भी हो, और टाइम से एग्ज़ाम से पहले हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।